हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग सीटेट की सीरीज़ कर रहे थे प्रीवियस ईयर पेपर की, और ये जो हम लोगों के पेपर हैं ये 2022-23 के पेपर हैं। और इसमें जो हम लोगों ने लास्ट पेपर डिस्कस किया था वो 12 जनवरी का पेपर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल का पेपर डिस्कस किया था। आज का जो पेपर है ये 12 जनवरी का पेपर 2 यानी कि जूनियर लेवल का पेपर है, और इसके जितने भी मैथमेटिकल क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे उनको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये घातांक से संबंधित कुछ यहाँ पर रूल दिए गए हैं। अब इसमें से बताना है कौन सा नियम जो है घातांक का वो सही लिखा हुआ है। तो कुछ रूल्स आप लोगों को पता होने चाहिए। पहला जो रूल होता है x की पावर 0 बराबर 1 होता है। जब भी कोई भी वैल्यू होगी और उसकी पावर 0 होगी तो हमेशा 1 आएगा, इसको आपको याद रखना है। दूसरा, अगर x की पावर a इंटू एक्स की पावर b है तो हमेशा x की पावर a प्लस b हो जाएगा, यानी जब भी गुणा में होगा और आधार समान होंगे तो घातें हमेशा जुड़ जाएंगी। तीसरा है, अगर कभी भी x की पावर a अपॉन एक्स की पावर b लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर a माइनस b। तो जब भी भाग होगा और आधार समान होंगे तो जो घातें हैं वो आपस में घट जाएंगी। और नेक्स्ट एक होता है, अगर x की पावर a की पावर b है तो x की पावर a b हो जाता है। तो ये कुछ फार्मूले होते हैं बेसिक से जो आप लोगों को याद होने चाहिए, और इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सही फार्मूला लिखा हुआ है वो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही है, x की पावर a इंटू एक्स की पावर b बराबर x की पावर a प्लस b। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको फार्मूला याद होना था। नेक्स्ट है, इसमें भी केवल आपको ऐड करना है, माइनस कर देना है, या तो सिंपली यहाँ पर ये प्लस प्लस और प्लस वाले ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग 2.05, नेक्स्ट है हम लोगों का 68.50 कर लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद हम लोग 0 ऐड करते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में है 8.18, तो इनको हम लोग ऐड करते हैं। और बचे हुए ये माइनस के हैं, क्योंकि सेम जो चिन्ह होते हैं वो हम लोगों के ऐड हो जाते हैं। तो ये हमारा माइनस में और ये वाला भी हमारा माइनस में है, तो ये हमारे ऐड हो जाएंगे और ये हमारे आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इनको ऐड करते 8 5 13 हो जाएगा, 5 1 6 1 7 हो जाएगा, 8 8 16 2 18 हो जाएगा, और 6 1 7 हो जाएगा। तो इनका जो टोटल आया है वो 78.73 आया है। इनको ऐड कर देते हैं तो इनका जो ऐड आएगा वो माइनस का 7.821 आएगा। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, अब हम लोग इसको माइनस कर देंगे। तो 78.73 में से 7.821 माइनस करेंगे तो एक जीरो हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो 10 में से 1 गया 9, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर हमारा बचा 17, 17 में से 8 गया 9, जब यहाँ हासिल ले लिया था तो 77 बचा, 77 में से 7 गया 70, तो 70.909 हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन होगा तो प्लस वाले आप लोग आपस में जोड़ लेंगे और माइनस वाले आपस में जोड़ लेंगे, क्योंकि जो समान चिन्ह होते हैं वो जुड़ जाते हैं। फिर ये प्लस की वैल्यू हमारी आई थी 78.730, माइनस की वैल्यू आई थी हम लोगों की -7.821। तो इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा 70.909 हम लोगों का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो HCF और LCM के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। जब भी HCF और LCM की बात की जाएगी तो हमेशा LCM जो है HCF से बड़ा होगा, और LCM को अगर HCF से डिवाइड किया जाएगा तो पूरा हम लोगों को जो है पूर्णांक प्राप्त होगा, यानी कि मिश्र भिन्न या दशमलव में संख्या नहीं प्राप्त होगी, हमेशा एक जो है पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। तो यही चीज़ यहाँ पर देखते हैं हम लोग, दो संख्या x और y के HCF और LCM क्रमशः 28 और 84 हो सकते हैं। तो अगर 84 को हम लोग 28 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये वाला तो हमारे जो है HCF और LCM हो सकते हैं। नेक्स्ट है 1 और 105, अगर 105 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 105 आ जाएगा, यानी कि ये भी हमारा HCF और LCM हो सकते हैं। नेक्स्ट है 150 और 900, अगर 900 को 150 से डिवाइड किया जाए तो 0 से 0 15 छक्का 90, यानी यहाँ पर भी पूरा पूर्णांक मिल रहा है, तो ये भी हमारे LCF और LCM हो सकते हैं। लेकिन लास्ट में आ रहा 16 और 196, यानी 196 को अगर 16 से डिवाइड किया जाएगा तो पूरा पूर्णांक नहीं मिलेगा, जबकि हम लोगों की वैल्यू जो है दशमलव में आएगी। तो इसलिए यही वाला ऑप्शन हमारा जो है गलत हो जाएगा। हमसे पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, तो ये वाला हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जब भी HCF LCM की बात की जाएगी तो HCF हमेशा छोटा होगा, LCM हमेशा बड़ा होगा, और LCM को अगर HCF से डिवाइड करेंगे तो हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त होगा। तो इन 3 ऑप्शन में तो हमें पूर्णांक प्राप्त हो गया, लेकिन जो चौथा ऑप्शन था ये हमारा गलत था, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए 12500 में जोड़े जाने वाली न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या है।
तो 12500 के में जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 12500 किसके आसपास का वर्ग पड़ेगा। जब आपको पता होगा तभी आप लोग इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो 12500 का हम लोग निकालते हैं वर्गमूल। तो भागविश से हम लोग यहाँ पर वर्गमूल निकालते हैं। भागविश से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, एक ये पेयर बना, एक ये पेयर बना और एक ये, लास्ट से हम लोग पेयर बनाना शुरू करते हैं और जो छूट जाता है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर एक है तो एक कम एक हो जाएगा। फिर तो ये एक और एक जो है ये इसको हम लोग यहाँ पर नोट कर लेते हैं और ये जुड़ जाता है। ये जितने भी होते हैं हम लोगों के जुड़ जाते हैं और एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगा। फिर पूरा पेयर नीचे आ जाएगा तो 25 आ गया। अब 2 से अगर 25 को देखेंगे तो एक बार में जाएगा 21, एक कम 21, तो यहाँ पर हम लोगों का आ जाएगा 25 में से 21 गया 4 और ये वाला एक फिर से यहाँ पर आ जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा 22। फिर पूरा पेयर नोट करेंगे। अब हम लोग देखेंगे फिर से एक ही बार में जाएगा क्योंकि ये 221 हो जाएगा और 221 जब जाएगा फिर इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 2 गया 179। तो ये जो हमारा स्क्वायर आया है 111 से बड़ा है, यानी 12500 जो है 111 के स्क्वायर से बड़ी है क्योंकि 179 हम लोगों के पास ज़्यादा शेष बच रहा है। तो 111 के बाद जो स्क्वायर होगा वो किसका होगा, 112 का स्क्वायर होगा। तो हमें पता होना चाहिए 112 का स्क्वायर कितना होता है। तो 112 का स्क्वायर करने के लिए हम लोग 100 + 12 का यूज कर लेंगे। चाहे आप डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो हम लोगों का मेथड है उससे हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। 100 और 12 में इसको तोड़ दिया तो ये a का स्क्वायर बन गया तो 100 का स्क्वायर हो गया, ये 12 का स्क्वायर हो गया और ये 2 × a × b। तो ये हम लोगों का बन गया 1 2 3 4 0 हो गए। 12 का मल्टीप्लाई 144 और ये 12 दूनी 2400 हो गया। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ऐड करने के बाद 12544। तो अगर हम लोग 112 का स्क्वायर देखेंगे तो 112 का स्क्वायर होता है 12544 और ये हमें 12500 में पूछा गया है 12500 में कितना ऐड किया जाए कि पूरा वर्ग हो जाए, यानी कि हमारे पास 44 कम है। अगर हम लोग 44 ऐड कर देंगे तो 12544 हो जाएगा और 12544 112 का पूरा हमारा वर्ग स्क्वायर हो जाएगा। तो 12544 यानी कि हम लोगों को 44 ऐड करना पड़ेगा। तो जब 44 ऐड करना पड़ेगा तो कहा जा रहा है न्यूनतम संख्या के अंकों का योग कितना होगा। तो 44 के अंकों का योग 4 + 4 हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 8। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए 12500 किसके आसपास का वर्ग बनेगा जाके। तो 12500 का हम लोगों ने वर्गमूल निकाला तो 111 के आसपास का बना और 179 जो है इसमें एक्स्ट्रा है, यानी इसके बाद का जो वर्ग हम लोग निकालेंगे उससे कैलकुलेट करेंगे। तो 112 का स्क्वायर किया तो 12544 आया। अब 12500 में अगर हम लोग 44 ऐड कर देंगे तो 12544 मिल जाएगा और ये 112 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12544 यानी कि हम लोगों ने 44 ऐड किया तो 44 ऐड करने पे अंकों का योग 4 + 4 8 हो गया और इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो परिमेय संख्या को हमेशा p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और जिन संख्याओं को p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो अपरिमेय संख्या जैसे पाई होती है या जितनी भी अंडर रूट में हो गई वैल्यू या जितनी भी वैल्यू हमारे साइंस होते हैं वो हमारे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो कोई संख्या अपरिमेय है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सके। अगर p/q के रूप में लिखा जा सकेगा तो परिमेय संख्या हो जाएगी, ना कि अपरिमेय संख्या होगी। तो पहला तो हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल गलत है। किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझ लेते हैं, मान लीजिए आप लोगों को 4√2 + 3√2 दिया है। अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये 7√2 हो जाएगा। तो ये एक अपरिमेय संख्या हम लोगों को प्राप्त हुई। और वहीं पर अगर मान लो 4 + 4√2 है और इसमें हम लोगों को ऐड करना है -4√2। तो जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये 4 + 4√2 -4√2 ये कैंसिल हो जाएगा और 4 आ जाएगा, यानी कि हमें परिमेय संख्या मिल गई। तो एक कंडीशन में हमें अपरिमेय संख्या भी मिली और एक कंडीशन में हमें परिमेय संख्या भी मिली। यानी किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी बिल्कुल गलत है। मान लीजिए कि 2 + √3 का अगर गुणा करनी है 4 से तो हमको यहाँ पर 4 दूनी 8 + 4√3 मिल जाएगा, जो कि एक
जो अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई, लेकिन वहीं पर अगर हमें √3 की गुणा करनी पड़ जाए √3 से तो हमें 3 मिल जाएगा, और 3 एक परिमेय संख्या होती है, यानी कि अगर गुणा किया जाएगा तो भी हमें परिमेय संख्या भी मिल सकती है और अपरिमेय संख्या भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर लिखा है सदैव एक अपरिमेय संख्या मिलेगी, इसलिए ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। एक अपरिमेय संख्या का वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या होगा, तो ये भी चीज़ गलत हो जाएगी। मान लीजिए 2 + √3 से ही हम लोग ले लेते हैं, तो 2 + √3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर हो जाएगा √3 का स्क्वायर, प्लस 2 × √3, तो ये हो जाएगा 4 + 3 + 4 √3, तो 4 + 3 7 + 4 √3, तो 7 + 4 √3 जो है एक अपरिमेय संख्या आई है, लेकिन कह रहा है हमसे वर्ग सदैव एक परिमेय संख्या, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो किन्हीं भी दो अपरिमेय संख्याओं का योग कभी परिमेय भी हो सकता है और कभी अपरिमेय भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी ये इसमें 8 ब्रैकेट में x⁴ प्लस 2x⁻³ माइनस 15x² अपॉन 4x ब्रैकेट में x + 5 को विभाजित करें तो x का गुणांक क्या होगा, यानी कि जो हमारा भागफल आएगा उसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो ये 4 एकम 4 4 दूनी 8 कैंसिल कर दिया। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2x⁴ प्लस 2x यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का 2x⁴ प्लस 4x³ क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस 3x²। यहाँ नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे हो जाएगा x² प्लस 5x। अब x² प्लस 5x से इसको भाग करते हैं तो हमें भागफल मिल जाएगा। यहाँ पर x² प्लस 5x को डिवाइड करते हैं 2x⁴ प्लस 4x³ माइनस 3x² को। अब इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारा ये x² है, यहाँ x⁴ है, तो 4 बनाने के लिए हमें x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है, यानी 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग x² को अगर 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x⁴ हो जाएगी। फिर 5x से इसकी मल्टीप्लाई होगी तो x और x³ बना देंगे और 5 और दूनी 10, तो ये हमारा हो जाएगा 10x³। अब माइनस करेंगे तो माइनस में जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं, ये कैंसिल हो गया, ये 4 में से 10 गया तो माइनस 6x³ बचा, माइनस 30x²। तो यहाँ पर अब ये x² है और यहाँ पर हमें x³ लाना है, यानी कि हम लोग यहाँ पर और ये माइनस का 6 लाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहली बात, फिर 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का 6x³ बन जाएगा, और प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस, 5 और 6 की मल्टीप्लाई 30 और x की मल्टीप्लाई x²। तो इसको माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 0 से इसफल आ जाएगा और हमारा भागफल आ गया 2x² माइनस 6x। अब हमसे x का गुणांक पूछ रहा था तो x का गुणांक -6 हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगर x² का गुणांक पूछा जाता तो 2 हो जाता, और बाकी हम लोगों से यहाँ पे x का पूछा गया, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो सिंपली हमको इसमें डिवाइड करना था, डिवाइड करने के बाद हम लोगों को भागफल निकालना था। हम लोगों का भागफल 2x² माइनस 6x आया, तो x का गुणांक हमारा -6 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 9 की वृद्धि करने पर उस संख्या के आधे का 3 गुना हो जाती है। हम लोग मान लेते हैं संख्या x है, इसमें जब 9 की वृद्धि की जाती है तो संख्या आधे यानी x/2 का 3 गुना यानी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाती है। तो ये हमारी वैल्यू बनी x + 9 बराबर 3x/2। अब x वाले पद एक तरफ कर लेंगे तो 3x/2 माइनस x = 9 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x - 2x/2 = 9। तो ये हमारा बन जाएगा x/2 = 9। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 18। तो संख्या जो हो जाएगी हमारी 18 हो जाएगी, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो कह रहा था किसी संख्या हम लोगों ने मान ली एक संख्या x है, इसमें 9 की वृद्धि करने पर वह संख्या आधे का 3 गुना, तो 9 की वृद्धि की तो संख्या आधा यानी x/2 का 3 गुना यानी मल्टीप्लाइड बाई 3। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो x की वैल्यू 18 आ गई। बाकी इसे आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे। कह रहा था संख्या में 9 की वृद्धि करने पे, तो 18 था, 18 में अगर 9 की वृद्धि करेंगे तो 27 हो जाएगा। उस संख्या के आधे यानी 18 का आधा हो जाएगा 9, और 9 का 3 गुना हो जाएगा 27, यानी कि ये जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। तो जब भी कहा जाएगा अपने आप की 2 गुनी हो जाए, 3 गुनी हो जाए, 4 गुनी हो जाए, तो वो हमारा मिश्र धन होगा हमेशा। तो यहाँ पर हम लोगों को मूलधन दिया नहीं गया है, इसलिए हम लोग मान लेते हैं कि मूलधन हमारा p है और मिश्र धन हो जाएगा 2p, क्योंकि अपने आप की 2 गुनी हो जाती है। तो पहले अगर p थी तो अब 2p हो गई।
ब्याज हमारा हो जाएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, यानी 2p में p माइनस करेंगे तो हमारा p आ जाएगा। तो ये ब्याज हो गया। अब समय हमारा हो जाएगा 8 वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है 8 वर्ष, और दर हमें दी नहीं है तो दर को हम लोग r मान लेते हैं। अब जो फार्मूला होता है साधारण ब्याज का, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, इसी को हम लोग यहाँ पर फॉलो करते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ये साधारण ब्याज का फार्मूला होता है। मूलधन हमारा p है, दर हमें पता नहीं r है, समय हमें दिया गया है 8 वर्ष यानी 8 है बटे 100, और ब्याज हमारा है यहाँ पर p। तो p से p कैंसिल हो गया और ये हमारा हो गया r बराबर 100 बटे 8। तो जब हमें दर पता चल गई, अब हम इस दर का यूज करके यहाँ से समय को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमसे पूछा गया है, क्योंकि कह रहा है उसी साधारण ब्याज की दर पर, यानी कि दर जो है हमारी 100 बटे 8 ही रहेगी, वह कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। यानी कि मिश्र धन जो है 4 गुनी का मतलब हो गया मिश्र धन हमारा 4p हो जाएगा। तो मिश्र धन अगर 4p है तो ब्याज कितना हो जाएगा, 4p माइनस p यानी कि 3p। तो सेम हम लोग अब इसी जो हम लोग करके आए हैं इसी प्रक्रिया को हम लोग फिर से करेंगे। तो ब्याज बराबर मूलधन, तो मूलधन हमारा कितना है p, दर हमारी है 100 बटे 8 गुणे समय हमें पता नहीं है तो t मान लिया हमने, बटे 100 यानी कि 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया और ब्याज हमारा था 3p, तो 3p बराबर p इंटू टी अपॉन 8। तो p से p कैंसिल हो गया तो t बराबर हमारा हो गया 3 गुणे 8। तो 3 गुणे 8 का मतलब हो गया 24 वर्ष, और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा तो सिंपल सा क्वेश्चन था, क्योंकि साधारण ब्याज से रिलेटेड था। तो जब भी यहाँ पर कहा जाए अपने आप की 2 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, 4 गुनी या 5 गुनी, जितना भी कहा जाएगा, जब भी कहेगा अपने आप की यानी कि मिश्रधन हो जाता है उतना। जैसे कि 2 गुनी हो जाती है तो मिश्रधन हमारा 2 गुना हो जाता है। अगर हमने p माना है तो मिश्रधन हमारा 2p हो गया। तो ब्याज हमारा मिश्रधन माइनस मूलधन यानी p हो गया। समय हमारा 8 वर्ष दिया गया है, दर हमें r दी गई है, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 फार्मूला होता है। तो ब्याज हमारा p हो गया यहाँ से ये वाला ब्याज, उसके अलावा दर हमें पता नहीं थी तो दर तो हमने r मानी थी, r रख दी। समय हमें 8 पता था तो समय हमने 8 रख दिया बटे 100, तो r की वैल्यू निकाल ली 100 बटे 8। फिर नेक्स्ट जो कंडीशन थी 4 गुनी हो जाती है तो मिश्रधन हमारा 4p हो गया, ब्याज निकाल लिया 4p माइनस p, तो 3p ब्याज हो गया। तो ब्याज की जगह 3p रख दिया, मूलधन हमारा p रहा, दर हमारी 100 बटे 8 हो गई, समय पता नहीं था तो t मान लिया, कैलकुलेशन की तो हमें 24 वर्ष मिल गया, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब रेनू पैदा हुई तब उसकी माँ 30 वर्ष की थी। तो अगर वर्तमान की बात की जाएगी तो वर्तमान में अगर हम लोग मान लें x है रेनू की आयु अगर x है तो उसकी माँ की जो आयु होगी 30 प्लस x होगी, क्योंकि अगर रेनू की आयु x वर्ष बढ़ी है आज तक तो रेनू की माँ की आयु 30 प्लस x होगी, क्योंकि उस टाइम पर 30 वर्ष थी। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले रेनू का आयु जो है x माइनस 5 वर्ष होगी। जब भी कहेगा 5 वर्ष पहले तो माइनस करेंगे, अगर कहेगा बाद में तो उतना हम लोग प्लस कर देंगे। अगर कहता 5 वर्ष बाद तो x प्लस 5 होती। 5 वर्ष पहले कह रहा है तो x माइनस 5 हो गई रेनू की, और माँ की आयु 30 प्लस x माइनस 5 यानी कि 25 प्लस x हो गई। अब 5 वर्ष पहले यदि उसकी माँ की आयु उसकी आयु की 4 गुनी थी, यानी x माइनस 5 रेनू की आयु की अगर हम लोग 4 गुना कर देंगे तो उसकी माँ की आयु मिल जाएगी। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो 4x माइनस 20 बराबर 25 प्लस x। तो अब इसका पंचांतर कर देंगे तो 4x माइनस x बराबर 20 प्लस 25। तो इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 45 और ये हमारा हो जाएगा 3x। तो x बराबर 45 बटे 3 हो जाएगा, यानी कि 15 वर्ष हो जाएगा। तो x का मतलब हो गए रेनू की वर्तमान उम्र जो है वो 15 वर्ष आ गई, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था रेनू की वर्तमान आयु। तो रेनू की वर्तमान आयु ऑप्शन नंबर 1 हम लोगों का राइट आंसर हो गया 15 वर्ष। माँ की वर्तमान आयु पूछी जाएगी तो 30 प्लस 15 यानी कि 45 वर्ष हो जाएगी। तो जब रेनू पैदा हुई तो हम लोगों ने मान लिया कि वर्तमान आयु अगर रेनू की x है तो अगर उस समय उसकी माँ की आयु 30 थी तो आज 30 प्लस x हो जाएगी। अब 5 वर्ष पहले कह रहा है तो रेनू की आयु 5 वर्ष पहले x माइनस 5 होगी, और रेनू की माँ की आयु 25 प्लस x होगी। कह रहा है 5 वर्ष पहले 4 गुनी, तो हम लोगों ने अगर रेनू की आयु को 4 गुना कर देंगे तो उसकी माँ की आयु मिल जाएगी। दोनों को बराबर कर दिया, सॉल्व कर लिया, तो 15 वर्ष हम लोगों का आंसर आ गया। तो रेनू की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लगते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चाल निकाल लेंगे।
चाल का फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय जब हम लोग लगाएंगे तो दूरी हम लोगों को दी गई है 140 और समय हमें 3.5 घंटे। तो 3.5 घंटे को हम लोग साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे, 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो ये हमारा हो जाएगा 7/2। अब ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे का बटा ऊपर चला जाता है, हम लोग जानते हैं 140 × 2/7 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 40 यानी 20 × 2। तो 20 × 2 का मतलब हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये चाल हमें पता चल गई, व्यक्ति की चाल जो है वो हमारी आ गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वह अपनी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, यानी अब उसकी चाल जो है 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। अगर पहले 40 थी, 5 कम कर दी तो 35 किलोमीटर प्रति घंटा बची। उसी दूरी को तय करने में उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा? दूरी, अब समय बराबर समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारी है 140, चाल हमारी है 35, 140/35 कर देंगे तो 7 × 5 = 35, 7 से काटा 7 दूनी 40, 5 से काटा 5 × 20। तो अब जो है उसे 4 घंटे का समय लग रहा है। तो पहले उसे लग रहा था 7/2 का मतलब, यानी पहले उसे लग रहा था 3.5 घंटे का समय। क्वेश्चन में हमें दिया था 3.5 घंटे और अब उसे लग रहा है 4 घंटे का समय। तो पूछा कितना अधिक लग रहा है, यानी कि आधे घंटे का समय अधिक लग रहा है 1/2 घंटे का। और ये हमसे मिनट में पूछा तो इसको मिनट में चेंज कर देंगे, चाहे आप लोग सीधे सीधे आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं या फिर 1/2 × 60 तो 30 मिनट आ गया हम लोगों का आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो एक व्यक्ति को 140 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3.5 घंटे लग रहे थे, तो 3.5 को हम लोगों ने चेंज कर लिया 7/2 घंटे में। तो 7/2 घंटे का दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय का फॉर्मूला लगाया, चाल हम लोगों ने निकाल ली 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देता है, यानी अब चाल 35 हो जाती है। जब चाल 35 हो जाती है तो समय बराबर दूरी बटे चाल का फार्मूला लगाया तो हमें पता चल गया अब उसे 4 घंटे का समय लग रहा है। तो पहले अगर उसे 3.5 घंटे का समय लग रहा था और अब उसे 4 घंटे का समय लग रहा है, तो कितना ज़्यादा लग रहा है? आधे घंटे का समय ज़्यादा लग रहा है और आधे घंटे में हमारे 30 मिनट होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोड केवल स्केल और कंपास का प्रयोग करते हुए नहीं खींचा जा सकता? इस टाइप से हम लोग जब खींचते हैं, इस टाइप से एक लाइन खींचते हैं और यहाँ से हम लोग जब कंपास से खींचते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बनता है इस टाइप से, और फिर उसका आधा करते हैं इस टाइप से तो यहाँ से हमारा 30 डिग्री का बनता है। फिर इस टाइप से आधा करते हैं तो फिर हमारा 50 डिग्री का बनता है। तो इसी का हम लोग यूज करते हुए यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो 15 डिग्री का कोण तो हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग 60 का बनाएंगे, 60 का आधा करके 30, 30 का आधा करके 15। फिर नेक्स्ट देखते हैं 40, तो ये 15 है, ये हमारा 15, 15, 15, 30 और 30 के बाद ये हमारा अगर इसको और आधा करेंगे तो हमारा 45 डिग्री का कोण मिलेगा, ना कि 40 का मिलेगा। तो ये वाला हमारा गलत हो गया। जो भी कोण मिलेंगे वो 15 डिग्री के उससे ही हम लोगों को मिलेंगे। तो यहाँ तक ये 60 हो गया। फिर अगर 15 ऐड करेंगे तो ये 75 हो जाएगा। फिर ऐड करेंगे तो ये इस टाइप से 90 हो जाएगा और फिर इस टाइप से 105 हो जाएगा, यानी 105 भी मिल सकता है। 105 में हम लोग 15 ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 5 10 120। 120 में 15 ऐड करेंगे तो 135 हो जाएगा, यानी 135 का भी बनाया जा सकता है। तो 15 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। 15 में आप लोग 15 ऐड करेंगे तो 30 मिल जाएगा। 30 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है। 30 में 15 ऐड करेंगे तो आपका 45 हो जाएगा। 45 डिग्री का कोण बनाया जा सकता है, लेकिन 40 का नहीं बनाया जा सकता। इसी तरीके से इसमें 15 ऐड करेंगे तो हमारा 60 का बन जाएगा। 60 में 15 का ऐड करेंगे तो हमारा 75 का बन जाएगा। कहने का मतलब है 40 डिग्री नहीं बनाया जा सकता। बाकी जितने भी यहाँ पर कोण दिए गए हैं सारे कोण यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक समबाहुभुज के एक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या। तो बाह्य कोण की बात की जाए तो बाह्य कोण का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी अगर समबाहुभुज दिया गया है उसके बाह्य कोण की बात की जाए तो बाह्य कोण होता है 360/n, जहाँ पर n भुजाओं की संख्या है। तो बाह्य कोण की माप 45 दी गई है तो 45 हो गई बराबर 360/n। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो n बराबर 360/45। तो 9 से काटा 9 × 5 = 45, 9 × 36, 5 से काटा 5 × 8 = 40, यानी n की वैल्यू आ गई 8। तो भुजाओं की संख्या हमारी हो गई 8। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल समबाहुभुज के आप लोगों को बाह्य कोण का फॉर्मूला पता होना चाहिए 360/n। और यहाँ पे बाह्य कोण हमें क्वेश्चन में दिया गया था 45 डिग्री और भुजाओं की संख्या n है, तो n हम लोगों को ने ऐसे ही रहने दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, n बराबर 360/45 हो गया। तो n की वैल्यू हमारी 8 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेखाखंड AB और CD हैं। तो हम लोग मान लेते हैं दो रेखाखंड हैं, एक इसको नाम दे देते हैं AB और ये नाम दे देते हैं CD। फिगर एकदम एक्यूरेट नहीं है यहाँ पर, आप लोग जो है आप लोगों को समझाने के लिए केवल यहाँ पर जो फिगर है इसीलिए इस फिगर का यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पर कोण जो है
ओ पर प्रतिच्छेदित करते हैं, ये ओ हो गया। कोण ओ ए सी, तो ओ, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और सी, यानी जब इससे इसको मिलाएंगे तो हमारा ये ओ ए सी जो है ये 60 डिग्री दिया गया है। नेक्स्ट कोण ओ सी ए, तो ये ओ है, ये सी है, और ये ए है, यानी कि ये हम लोगों को दिया गया है 70 डिग्री। और कोण ओ बी डी, ओ बी डी ये वाला कोण जो है हम लोगों को दिया गया है यहाँ पर 90 डिग्री। तो हमसे पूछा गया है कोण ओ डी बी, यानी इस कोण की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। तो इस कोण को हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हमारा 70 है, ये 60 है, ये पूरा एक त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ओ ए सी, ये हमारा त्रिभुज ओ ए सी में। तो तीनों कोणों का योगफल हमारा जो है 180 डिग्री होता है, इसको हम लोग मान लेते हैं x। तो 60 + 70 + x बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 - 60 और 70 130। तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ से 50 डिग्री। तो x की वैल्यू जब ये 50 डिग्री आ गई, तो यहाँ पर ये जो कोण AOC है, कोण AOC है, और कोण DOB है, DOB, ये दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि जब भी शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, AOC और DOB बराबर होगा। तो ये कोण हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। जब ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। अब इस कोण को हम लोग मान लेते हैं y, जो हम लोगों से पूछा गया है। अब हम लोग त्रिभुज OBD में देखते हैं। OBD में एक कोण हमारा 50 है, एक हमारा 90 है, एक हमारा y है, और तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो ये 140 हो गया, 140 + y बराबर 180 हो गया। तो y बराबर 180 - 140 हो गया। तो y की वैल्यू जो आ गई 40 डिग्री आ गई, यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो फिगर था केवल आप लोगों को समझाने के लिए था। यहाँ पे ये 90 डिग्री नहीं बन रहा है, लेकिन इसको हम लोग 90 डिग्री मान के चलेंगे। तो ये हमारा AB रेखा थी, ये CD थी, बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रही थी। OAC की वैल्यू हमें 60 दी थी, OCA की वैल्यू हमें 70 दी थी, OBD की वैल्यू हमें 90 दी थी। कोण ODB की वैल्यू निकालनी थी, यानी हम लोगों ने इसको y मान लिया। ये पता नहीं था, इसलिए हम लोगों ने इसको x मान लिया। सबसे पहले त्रिभुज AOC या OAC का प्रयोग किया। इसमें एक कोण हमारा 60 था, एक 70 था, एक हमने x माना था। तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, यानी x की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 50 डिग्री। फिर त्रिभुज OBD का प्रयोग किया, तो OBD में एक कोण हमारा 50 है, एक 90 है, एक y है, और तीनों का योगफल 180 है। तो 90 और 50 140 हो गया, प्लस y बराबर 180, तो y की वैल्यू आ गई 40। ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये और ये बराबर होंगे, ये 50 डिग्री है तो ये भी हमारा 50 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है FEV क्रमशः किसी बहुफलकी के फलकों, किनारों और शीर्षों की संख्याएं, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें यूलर का एक सूत्र होता है, वो आप लोगों को अगर पता है तो आप लोग सीधे सीधे इसका आंसर दे देंगे, क्योंकि यूलर का सूत्र का फार्मूला पूछा गया है। तो यूलर का सूत्र होता है F + V - E बराबर 2, जहाँ पर F जो है हम लोगों का फलक, E हमारे जो है किनारे, और V जो है वो शीर्ष हैं। तो F + V - E बराबर 2 होता है। हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 में मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केवल यूलर का सूत्र पूछा गया था, तो यूलर का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया, और ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है त्रिभुज ABC में, तो ये मान लेते हैं त्रिभुज A है, ये B है, ये C है। कह रहा है OBC का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पर कोई बिंदु है O, और ये मध्य बिंदु है किसका, BC का। इससे हम लोग इसको मिला देते हैं। तो ये हमारा हो गया OA बराबर OB दिया है, OA बराबर OB। तो जब ये हमारा मध्य बिंदु है, यानी OB और OC बराबर हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, अगर OA बराबर है OB के, तो OB बराबर है OC के, यानी OA बराबर हो जाएगा OC के, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो जितना OB है उतना ही OC है। तो इस चीज़ को यहाँ पे समझने वाली बात थी कि अगर OA OB के बराबर है तो OA जो है OC के बराबर भी हो जाएगी, यानी OA बराबर OB बराबर OC। अब कोण OBA, तो कोण OBA इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 54 डिग्री। तो ये 54 डिग्री दे रखी है। तो हम लोगों ने बात की थी कि कभी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे यहाँ पर ये भुजा बराबर है, अगर बात की जाए त्रिभुज OBA की, तो OB और OA बराबर है, OB बराबर OA बराबर है, यानी OB के सामने का कोण ये वाला कोण,
और ओ ए के सामने का कोण भी बराबर होगा, यानी कि कोण ओ ए बी बराबर होगा कोण ओ बी ए के। तो ओ ए बी कोण ओ ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमें इसकी 54 पता है तो 54 हो जाएगी, तो इसकी भी वैल्यू जो है वो 54 हो जाएगी। जब इसकी 54 हो जाएगी तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं इस वाले त्रिभुज की। तो इस वाले त्रिभुज की हम लोग आसानी से वैल्यू निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ओ बी में ही ओ बी ए का ही प्रयोग करेंगे, और एक कोण हमारा 54 है, दूसरा कोण हमारा 54 है, और इसको हम लोग मान लेते हैं x है, तो ये हमारा प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। तो ये 4 4 8 5 5 10 हो जाएगा, प्लस x बराबर 180 हो जाएगा। तो x बराबर 180 माइनस 108 हो जाएगा। 180 माइनस 108 होता है हमारा 72 डिग्री के बराबर, यानी कि x की वैल्यू जो है 72 डिग्री आ गई। तो ये वाला जो कोण है हमारा 72 डिग्री का हो गया। अब हम लोगों ने बात की थी टोटल जो होता है ये 180 के बराबर होता है, क्योंकि किसी भी एक रेखा पर बना पूरा कोण 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जब ये 72 है तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं, 180 माइनस 72 कर देंगे तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 7 गया 0, 108 डिग्री। तो ये वाला कोण हमारा हो गया 108 डिग्री। ये वाला हमारा 108 डिग्री कोण का कोण हो गया, ये हमारा 72 डिग्री का कोण हो गया। जब ये 108 है और ये वाली भुजा बराबर है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इसको हम लोग मान लेते हैं y, तो ये भी y हो जाएगा, क्योंकि इसके सामने का कोण ये, इसके सामने का कोण ये, जब दो भुजाएं बराबर हैं तो दो कोण भी बराबर होंगे। तो ये हमारा y हो गया, प्लस y हो गया, प्लस एक कोण हमारा 108 हो गया, और तीनों का योगफल हमारा 180 के बराबर होगा। तो ये 2y हो गया प्लस 108 हो गया बराबर 180 हो गया। इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। 2y बराबर 180 माइनस 108 हो गया, तो 2y बराबर 10 में से 8 गया हमारा 2 बचा, 7 बचा। तो 2y बराबर 72/2, 72/2 होता है 36 डिग्री, यानी कि जो हम लोगों का कोण पूछा गया था ये वाला 36 हो जाएगा, और ये भी 36 हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये थी कि OA और OB बराबर हैं ये दोनों, यानी कि जब ये इसके बराबर है तो इसके बराबर भी होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। और जब हमारा ये मध्य बिंदु है तो ये अगर हमें कोण एक 54 डिग्री दिया है तो ये दूसरा वाला कोण भी हमारा 54 डिग्री हो जाएगा। तो जब एक 54 है, इसको हम लोगों ने x मान लिया, तो 54 + 54 + x बराबर 180, क्योंकि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो x की वैल्यू हम लोगों ने 72 डिग्री निकाल ली। जब ये 72 है तो ये पूरा 180 होता है, यानी कि ये हमारा 108 हो गया, 180 माइनस 72। फिर ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गई, अगर ये कोण y है तो ये वाला भी y होगा। तो y + 108 बराबर 180, तो 2y + 108 बराबर 180, तो y की वैल्यू हमारी 36 आ गई, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। मान लें हम लोग ABCD हमारा समचतुर्भुज है, और विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो ये 5 और 5 हो गई टोटल, तो हम विभाजित करते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी काफ़ी बात कर चुके हैं। ये 12 और 12 हो जाएगी, तो ये हमारी 24 हो गई पूरी, ये हमारी 10 हो गई टोटल, इतनी हमारी 5 हो गई, इतनी हमारी 12 हो गई, और ये 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये एक दूसरे को समविभाजित करते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसको हम लोग मान लेते हैं O। तो अगर बात की जाए त्रिभुज AOB की, तो ये 90 डिग्री हो गया हमारा, ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। तो किसी भी त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारा कर्ण ये वाला हो गया, क्योंकि यहाँ से 90 डिग्री है, तो ये आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया। तो आधार हमारा हो गया 5 का स्क्वायर प्लस लंब हो गया 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 25 और 144 हमारा 169 होता है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 169 आ गया। तो हम लोग कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण हमारा हो जाएगा √169। तो 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 13 आ जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो ये जो कर्ण है हमारा AB, ये हमारा आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। और हम लोग जानते हैं समचतुर्भुज के जितनी भी भुजाएं होती है आपस में बराबर होती, तो ये भी 13 होगी, ये भी 13 होगी, और ये भी 13 होगी। समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? जो वर्ग का परिमाप होता है वही समचतुर्भुज का परिमाप होता है, 4 गुणे भुजा। तो 4 को हम लोग ऐसे ही, भुजा हमारी आ गई 13, 13 चौको 52, यानी 52 सेंटीमीटर हम लोगों का इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो जब भी समचतुर्भुज की बात की जाएगी तो इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और समद्विभाजित करते हैं। तो ये हमारी टोटल 10 थी, तो ये 5 हो गई, ये 5 हो गई। ये हमारी टोटल 24 थी, ये 12 हो गई, ये 12 हो गई।
ये हमारा त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज का हम लोगों ने प्रयोग किया, ये हमारा त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर होता है। आधार हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर, लंब हमारा 12 है, 12 का स्क्वायर, तो हमारा 169 हो गया, और 169 का वर्गमूल 13 सेंटीमीटर हो गया। जब हमें एक भुजा 13 पता चल गई तो परिमाप हमारा 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 गुणे 13 यानी कि 52 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट है त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर तथा लंबाई 22 सेंटीमीटर की धातु की एक ठोस बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 mm त्रिज्या का एक बेलनाकार तार बनाया गया। तार की लंबाई क्या होगी? सबसे पहली बात, ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में है, हम लोगों को इसको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2 mm में 2/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हमारा mm से सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। अब जब भी हम लोगों ने बात की थी, जब भी पिघलाया जाएगा या कोई भी बर्तन में द्रव होगा, तो जब भी एक से दूसरे में डाला जाएगा तो हमारा आयतन जो होगा वो हमेशा निश्चित रहेगा। पहले बर्तन में जो आयतन होगा वो निश्चित होगा और दूसरे बर्तन का जो आयतन होगा सेम होगा। तो हम लोग मान ले V1 करके, पहले बर्तन में जब हमारी त्रिज्या 1.2 सेंटीमीटर है और जब हमारी ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, तब बेलनाकार छड़ है चूंकि, तो हमारा जो आयतन का फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच लगेगा, क्योंकि बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ से पाई को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। आर हमें दिया है 1.2, तो 1.2 का स्क्वायर हो गया। एच हमें 22 पता है, तो एच 22 हो गई। इसको हम लोग थोड़ा और ओपन कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 1.2 इंटू 1.2 इंटू 22, तो ये V1 आ गया। इसी तरीके से हम लोग V2 निकाल लेंगे जब ये जो है दूसरे बर्तन में डाला जाता है। बेलनाकार छड़ को पिघलाकर 2 mm त्रिज्या का एक बेलनाकार तार बनाया जाता है। तो अब हमारी त्रिज्या कितनी हो गई? 2/10 सेंटीमीटर। तो सेम हमारा, क्योंकि बेलनाकार तार भी बेलन है इसलिए सेम फार्मूला लगेगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई को हम लोग ऐसे ही रहने देंगे, आर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2/10 का स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू हमारी हो जाएगी एच, क्योंकि एच ही हम लोगों से पूछा गया है, तार की लंबाई हम लोगों से पूछी गई है। तो अब जब भी एक से पिघलाकर दूसरा बनाया जाएगा तो हमेशा हमारा V1 बराबर V2 होगा। तो एक आयतन है हमारा पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 22। अब यहाँ से हम लोग दशमलव हटा देते हैं, ये 10 कर देते हैं, इसका दशमलव हटा देते हैं, ये 10 कर देते हैं, बराबर V2। V2 की वैल्यू आई है पाई, इसको हम लोग थोड़ा ओपन कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 10 दशावन 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा। तो और यहाँ पर 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 4 से यहाँ 12 हो जाएगा। तो एच बराबर हमारा क्या बचा? 3 गुणे 12 गुणे 22। तो 3 गुणे 12 गुणे 22 बचा, तो 12 यहाँ 36 गुणे 22 हो जाएगा, और 36 और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा 792। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, 792 सेंटीमीटर। तो जब भी किसी भी बर्तन से द्रव को दूसरे बर्तन में डाला जाएगा तो हमेशा आयतन बराबर होगा। जब भी किसी भी धातु को पिघलाकर दूसरी धातु बनाई जाएगी तो आयतन हमेशा बराबर रहेगा। क्योंकि यहाँ बेलनाकार छड़ से पिघलाकर एक बेलनाकार तार बनाया गया है, यानी कि बेलन ही रहा हमारा, तो सेम हमारा फार्मूला यूज हुआ पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पहले हमारी R 1.2 थी, H 22 थी, बाद में हमारी जो R है वो 2 mm है, यानी 2/10 सेंटीमीटर हो गई, तो 2/10 हो गया। H हमारी H रही, अब दोनों बराबर हो गई, बराबर कर दिया, तो H की वैल्यू को हम लोगों ने इजीली फाइंड आउट कर लिया, हमारी 792 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई। इस बेलन की जो लंबाई है, तार की लंबाई 792 सेंटीमीटर होगी। नेक्स्ट है प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के 5 घनाकार बॉक्सों को 5 घनाकार ब्लॉकों को सिरे से सिरा मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा गया। इस प्रकार प्राप्त ठोस की पृष्ठ की 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने का खर्च क्या होगा? तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, एक आप लोगों को घनाकार जो है वो आप लोगों को दिख रहा होगा, घनाकार ब्लॉक। अगर कह रहा है कि 5 ऐसे ब्लॉक हों, यानी कि हम लोग यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लें और इसी तरीके से 5 ब्लॉक हों, जैसे कि एक ये ब्लॉक हो जाए हम लोगों का। तो अगर हम लोग इसको उठा के इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि कह रहा है 5 आपस में जोड़े जाते हैं, तो अगर हम लोग इसको ऐड करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। फिर कह रहा है एक ऐड किया, उसके बाद हम लोग दूसरा ऐड करके देखते हैं, फिर दूसरा ऐड करेंगे, तो दूसरा ऐड करेंगे तो इस टाइप से हो जाएगा। फिर तीसरा ऐड करेंगे तो तीसरा ऐड करने के बाद हमारा इस टाइप से हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब हम लोग ऐड करते जाएंगे तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लंबाई है, इसकी लंबाई में तो परिवर्तन हो रहा है। पहले हमारी जो लंबाई थी 10 सेंटीमीटर थी, यहाँ पर ऊंचाई भी हमारी 10 थी और चौड़ाई भी 10 थी। अब लंबाई हमारी 2 जब ऐड किए तो 20 हो गई, जब 3 ऐड किए तो 30 हो गई, जब 4 ऐड किए तो 40 हो गई।
लेकिन जो हमारी चौड़ाई है और ऊंचाई है वो हमारी सेम रही, ये 10 रही और ये 10 रही। अब अगर हम लोग अगला ऐड करते तो हमारी लंबाई जो है 50 हो जाती, यानी जो एल है वो हमारा 50 हो जाता, लेकिन चौड़ाई हमारी 10 ही रहती और ऊंचाई हमारी 10 ही रहती। तो ये 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो जब भी घनाकार बक्सों को जोड़ा जाएगा, घनाकार जो भी ब्लॉक हैं अगर उनको जोड़ा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होगा, ना कि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई में। क्योंकि ये एक घनाकार था, हम लोगों ने देखा जब इसमें ऐड किया तो ये हमारी चौड़ाई ऊंचाई सेम रही और लंबाई हमारी 20 हो गई, 3 ऐड किए 30 हो गई, 4 ऐड किए 40 हो गई, इसी तरीके से 5वां ऐड किया तो हमारी लंबाई 50 हो गई। अब हम लोग निकाल लेते हैं क्षेत्रफल यानी एरिया। तो अब ये हमारा जो बॉक्स हो गया ये घनाकार हो गया, क्योंकि इसकी जो लंबाई है अलग है, चौड़ाई और ऊंचाई अलग है। तो यहाँ पर आकृति से ही हम लोग देख पा रहे हैं ये घनाकार हो गया। अब घनाकार का जो क्षेत्रफल होता है LB प्लस BH इंटू प्लस HL। तो ये घनाकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल को L हमारी 50 है, B हमारी 10 है, फिर B हमारी 10 है, H हमारी 10 है, फिर H हमारी 10 है और L हमारी 50 है। तो ये हमारा हो गया 2, ये 500 प्लस 100 प्लस 500। तो ये 500 500 1000 और 1100 हो गया। तो 2 गुणे 1100 हो गया, तो 11 दूनी 2200। तो ये 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें इसका एरिया पता चल गया। पूरे घनाकार जो भी हमारा बना है उसका एरिया हमें 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर पता चल गया। अब कह रहा है 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का खर्च रुपए में क्या होगा। तो अगर हमारा एरिया 2200 आया है तो पूरा खर्च हम लोग निकाल लेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10 पैसे खर्च हो रहे हैं तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर में ज़्यादा खर्च होंगे, यानी 2200 गुणे 10 पैसे खर्च हो जाएंगे, तो 22,000 पैसे खर्च हो जाएंगे। तो ये हमारे पैसे में है, हम लोगों से आंसर पूछा गया रुपए में। तो 1 पैसे में 1/100 रुपए होते हैं, यानी इतने पैसे में 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 220 रुपए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो जब भी घनाकार बक्सों को आपस में जोड़ा जाएगा तो उसकी लंबाई में सिर्फ परिवर्तन होगा और चौड़ाई और ऊंचाई में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर लंबाई हमने देखा 10 से 20 हुई, 20 से 30 हुई, 30 से 40 हुई। इसी तरीके से लंबाई हमारी 50 हो गई, क्योंकि 5 जो घनाकार ब्लॉक है उनको जोड़ा जा रहा था। चौड़ाई सेम रही, ऊंचाई सेम रही। फार्मूला होता है हमारा 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। सारी वैल्यूज को पुट कर दिया तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर इस पूरे जो घनाकार हमारा बना था उसका आयतन आ गया, सॉरी क्षेत्रफल आ गया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 10 पैसा खर्च हो रहा है, तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 22,000 पैसे खर्च हो गए। अब पैसे से रुपए में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड कर दिया तो 220 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 4 5 3 2 6 7 3 का माध्य m है। तो माध्य क्या होता है? सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर पदों का योग 10 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 3। तो हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पद है। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या 8 हो गई। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो m मिल जाएगा, क्योंकि माध्यम को m दे रखा था। तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लोग जब सॉल्व करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 2 3 4 5, तो 10 4 14, 14 5 19, 19 3 22, 22 2 24, 24 6 30, 30 7 37, 37 3 40। तो 40 बटे 8 हो जाएगा। 40 बटे 8 का मतलब हो गया 5। तो m की वैल्यू हमें पता चल गई 5। अब कह रहा है कि 2, नेक्स्ट कंडीशन में 2 5, यहीं पे देख लेते हैं 2 5 3 11, m की जगह पर 5 हो जाएगा और 10 का माध्य क्या है। अब हम लोग देखते हैं तो 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 11 प्लस m की वैल्यू 5 प्लस 10 बटे पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6, पदों की संख्या 6। तो माध्य कितना है? p है, तो p बराबर हो जाएगा 5 2 7 3 10, 10 1 10 10 20 और 1 21, 5 26 10 36। तो ये 36 बटे 6, 36 बटे 6 का मतलब हो गया 6। तो p की वैल्यू 6 आ गई, m की वैल्यू 5 आ गई। m प्लस p पूछा था तो 5 प्लस 6 हो गया, 5 प्लस 6 11 होता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। समांतर माध्य या माध्य का जो फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या करके m की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 5। फिर m की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके दूसरा हम लोगों ने निकाल लिया 36 बटे 6। 36 बटे 6 का मतलब हो गया 6। 6 वैल्यू आ गई p की। तो m प्लस p पूछा था, m हमारा 5 है, p हमारा 6 है, तो 5 प्लस 6 11 हो गया, यानी 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था।
तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।